छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही पता है क्या आता है दिमाग में? एक अजेय योद्धा, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार और किलों पर लहराता हुआ भगवा झंडा, है ना? पर सच कहूं तो ये तस्वीर ये अधूरी है। आज हम उस देवता की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान की कहानी जानेंगे जिसने अपनी महानता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अपमान के घूंट पीकर और हर एक हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर हासिल की थी। और यही इस पूरी कहानी का सार है। उनकी असली ताकत देखिए, तलवार की धार में नहीं थी, वो थी सबसे मुश्किल, सबसे खराब हालातों में भी अपने दिमाग को एकदम ठंडा रखने की काबिलियत में। ये समझने में कि कभी-कभी झुक जाना हारना नहीं होता, बल्कि ये तो दोगुनी ताकत से वापस आने की तैयारी होती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत ना किसी शानदार जीत से नहीं करते, नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी हार से करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1665, जून का महीना। मुगलों का एक तंबू लगा है और उसके अंदर एक मराठा योद्धा एकदम चुपचाप बैठा है, वो जिसने अभी-अभी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक संधि पर दस्तखत किए हैं। और बस यहीं पर हमें वो देवता नहीं, बल्कि एक इंसान दिखाई देता है। देखिए, पुरंदर की वो संधि सिर्फ जमीन हारना नहीं था, नहीं, वो एक पिता, एक राजा और एक योद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और उसका फैसला उन्होंने दिल से नहीं, दिमाग से लिया था। जरा उस पिता के दिल के बारे में सोचकर देखिए। अपने खून पसीने से जीते हुए 23 किले सीधे दुश्मनों के हवाले कर दिए, मुगलों की सत्ता को कबूल कर लिया और सबसे बड़ी कुर्बानी अपने सिर्फ 8 साल के बेटे संभाजी को औरंगजेब के दरबार में बंधक बनाकर भेजना पड़ा। हाँ, ये एक रणनीतिक कदम जरूर था, लेकिन इसकी जो इंसानी कीमत थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये स्वराज का विचार, जिसके लिए इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया गया, ये आखिर आया कहां से? इसकी जड़ें ना उनके बचपन में है, जहां एक माँ अपने बेटे के जहन में सिर्फ कहानियां नहीं सुना रही थी, बल्कि न्याय और स्वाभिमान के बीज बो रही थी। उनकी माँ जीजाबाई वो रामायण और महाभारत से सिर्फ किस्से नहीं सुनाती थी, वो समझाती थी कि न्याय और अन्याय में फर्क क्या होता है। और शिवाजी ने अपनी आंखों से ये सब देखा था कि कैसे आम लोग भारी टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो जब उन्हें पुणे की वो वीरान जागीर मिली, तो पता है उन्होंने पहला काम क्या किया? किसानों को टैक्स में छूट दी, उन्हें कर्ज दिया ताकि वो जमीन फिर से आबाद हो सके। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक राजा का काम सिर्फ हुकूमत करना नहीं, बल्कि सेवा करना होता है। शिवाजी महाराज को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनके दुश्मनों की असली ताकत उनकी बहुत बड़ी सेनाएं हैं, और वो जानते थे कि ताकत से ताकत नहीं टकरा सकते। इसीलिए उनका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि उनका दिमाग बना। उनकी हर जंग असल में एक लड़ाई से कहीं ज्यादा एक दिमागी शतरंज की बिसात थी। और इसी सोच से निकला गनीमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ छिपकर वार करना नहीं था, नहीं, ये था अपने इलाके के चप्पे चप्पे को जानना, ये जानना कि दुश्मन कब और कहां कमजोर पड़ेगा, इसकी एकदम सटीक जानकारी रखना, और फिर बिजली की तेजी से हमला करके गायब हो जाना। असल में ये दुश्मन को थका कर तोड़ने की कला थी, और एक छोटी सेना के लिए एक विशाल फौज को हराने का ये सबसे कारगर तरीका था। इसका सबसे बड़ा सबूत अफजल खान वाला किस्सा। देखिए कैसे हुआ। स्टेप 1, खान की उस विशाल सेना को पहाड़ों और जंगलों में खींच कर ले आए, जहां आते ही उसकी ताकत आधी हो गई। स्टेप 2, जब खुद मुलाकात के लिए गए तो कपड़ों के नीचे छुपा था जीरा बख्तर और हाथ में बागनख, क्योंकि धोखे की आशंका उन्हें पहले से थी। स्टेप 3, जब गले मिलते वक्त खान ने पीठ में खंजर घूमने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से तैयार थे। और स्टेप 4, खान को वहीं ढेर करके बस एक इशारा किया और छिपे हुए मावलों ने उसकी बिना सरदार वाली सेना को तितर बितर कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये बहुत दूर की सोच थी। और फिर वो शाइस्ता खान पर लाल महल में हुआ हमला, अरे वो तो एक मिलिट्री अटैक कम और एक साइकोलॉजिकल चोट ज्यादा थी। सोचिए, अपने ही बचपन के घर में घुसकर मुगल सूबेदार पर हमला करना। ये एक साफ साफ संदेश था कि मुगलों का कोई भी किला शिवाजी महाराज की पहुंच से बाहर नहीं है। इस एक हमले ने मुगल सत्ता के अजेय होने का जो भ्रम था ना, उसे तोड़कर रख दिया। फिर आता है आगरा से वो किस्सा जो सच में आज भी हैरान कर देता है। औरंगजेब ने भरे दरबार में अपमानित करके उन्हें कैद तो कर लिया,
पर वो शिवाजी के दिमाग को कैद नहीं कर सका। महीनों तक उन्होंने धैर्य रखा, बीमार होने का नाटक किया और फिर मिठाई की टोकरियों में छिपकर अपने बेटे के साथ फरार हो गए। और चालाकी देखिए, वो सीधे दक्कन वापस नहीं आए, नहीं, बल्कि 8 महीने तक उत्तर भारत में भेष बदलकर घूमते रहे ताकि मुगल जासूसों को पूरी तरह से गुमराह किया जा सके। लेकिन देखिए, शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ जंग के मैदानों और किलों तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली महानता तो एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर है। एक ऐसी सोच जो तलवार से कहीं कहीं आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रही थी। इसके लिए उन्होंने बनाया अष्टप्रधान मंडल। आसान भाषा में कहें तो 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट। हर मंत्री अपने विभाग का एक्सपर्ट होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? कोई भी पद खानदानी नहीं था। नियुक्ति सिर्फ काबिलियत पर होती थी, रिश्तेदारी पर नहीं। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न और क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने एक और बहुत बड़ा सुधार किया। जो पुरानी जागीरदारी प्रथा थी ना, उसे खत्म कर दिया। इस प्रथा में क्या होता था कि सरकारी अफसरों को जमीन दे दी जाती थी और वो किसानों का शोषण करते थे। शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने अफसरों को जमीन के बदले नकद सैलरी देना शुरू किया। इससे हुआ ये कि उनकी वफादारी जमीन से नहीं बल्कि सीधे राज्य से जुड़ गई और भ्रष्टाचार पर जबरदस्त लगाम लगी। ये किसानों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला था। शिवाजी महाराज उन पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने समुद्र की ताकत को पहचाना था। वो ये बात जानते थे कि भविष्य का असली खतरा जमीन से नहीं बल्कि समंदर से आएगा। इसीलिए उन्होंने एक ताकतवर नौसेना यानी नेवी तैयार की, सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को कोंकण के तट पर रोकने के लिए। और इन सभी योजनाओं की रीढ़ की हड्डी क्या थी? उनके किले, करीब 360 किले, जिन्हें या तो उन्होंने बनवाया या फिर मरम्मत करवाकर और भी ज्यादा मजबूत किया। उनके लिए किला सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, नहीं, वो स्वराज का प्रहरी था, एक जीती जागती इकाई जो उनके राज्य की हिफाजत करता था। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक विचार को हकीकत में बदल दिया। एक ऐसी विरासत छोड़ी जो उनके राज्याभिषेक के साथ अमर हो गई और जो आज भी हमें राह दिखाती है। 6 जून 1674 रायगढ़ के किले पर उनका राज्याभिषेक हुआ। पर यह सिर्फ एक इंसान के सिर पर ताज सजना नहीं था, नहीं, ये उस स्वराज के विचार की एक औपचारिक जीत थी। जब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तो उन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की नींव रखी जिसका आधार था लोक कल्याण। तो फिर उनकी असली विरासत क्या है? वो किले नहीं बल्कि वो सिद्धांत हैं जो वो छोड़ गए। एक ऐसा न्याय जो सबके लिए बराबर हो, फिर चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। महिलाओं का सम्मान जो सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि एक सख्त कानून था। धार्मिक सहिष्णुता, आपको पता है उनकी सेना और प्रशासन में ऊंचे पदों पर कई मुस्लिम अफसर थे। और शायद सबसे बड़ी विरासत, एक आम इंसान के अंदर आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान की भावना को जगाना। तो ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है कि किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? वो किले जो उसने जीते या फिर वो सिद्धांत जिन पर उसने एक पूरे समाज को खड़ा किया? शिवाजी महाराज की कहानी हमें यही बताती है कि पत्थर के किले वक्त के साथ खंडर हो सकते हैं, लेकिन ऊंचे सिद्धांतों पर बनी विरासत हमेशा हमेशा जिंदा रहती है।